हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आज हम लेक्चर नंबर 17 के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी 16 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप पहले उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि आप एक सीक्वेंस वाइज सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, जिसके बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 66 से प्राप्त होती है। अर्थात आर्टिकल 66 हमें यह जानकारी देता है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों ही सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो हमारे प्रेसिडेंट होते थे वो क्या करते थे, 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे। ऐसे ही राज्यसभा में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। तो ये क्या हो गए, मनोनीत सदस्य हो गए। और दोस्तों, निर्वाचित सदस्य वो सदस्य होते हैं, जैसे कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। तो उस लोकसभा के इलेक्शन में प्रत्येक पार्टी ने अपने क्या करे, एमपी पद के लिए कुछ लोगों को रिप्रेजेंट किया है कि ये क्या बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। तो जो व्यक्ति जीतकर अपने एरिया से आएगा वो क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद कहा जाएगा। तो वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, यानी कि उसको आप लोगों ने चुना है। तो संसद के दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी जो व्यक्ति इस तरीके से जीतकर आएंगे वो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संकर्मण्य मत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को इसमें फॉलो किया जाता है। और एकल संकर्मण्य मत प्रणाली का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इस पद्धति के द्वारा हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाता है। देखो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है, जो हमारे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें सीधी जो जनता होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, यानी कि इसमें जनता की भागीदारी नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हो कि एमपी का इलेक्शन हो रहा है, यानी कि इसमें से ये क्या चुनेंगे, अपने में से किसी को एक को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे। तो देखो, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में हम लोगों ने, किसने, जनता ने, भारत की जनता ने क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है सीधे तरीके से। तो ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन। लेकिन जिस इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती उस इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष इलेक्शन बोलते हैं। क्योंकि अप्रत्यक्ष इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें जनता की सीधे भागीदारी नहीं होती, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो इस इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन या फिर अप्रत्यक्ष इलेक्शन। नेक्स्ट आपको बात याद रखनी है कि जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है हमारे राष्ट्रपति के तरीके से ही होता है। इसमें गुप्त मतदान के आधार पर इसको कराया जाता है। इसमें गुप्त मतदान होता है, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी सीक्रेट बैलेट पेपर का यूज किया जाता है, ऐसे ही इस इलेक्शन में भी होता है। बस डिफरेंस थोड़ा सा क्या आता है कि जो हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसका इलेक्टोरल कॉलेज, जो निर्वाचक मंडल है वो अलग होता है और राष्ट्रपति का अलग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, याद रखना है, हमारे उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण कर लेते हैं तो पद ग्रहण करने की तारीख से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं इनको सैलरी 4 लाख रुपए प्राप्त होती है, जबकि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है, 5 लाख रुपए प्राप्त होती है। और दोस्तों, ये जो इनको सैलरी प्राप्त होती है ये उपराष्ट्रपति के तरीके से प्राप्त नहीं होती। ये इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये समझ में आया कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, राज्यसभा का सभापति कहा जाता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो देखो दोस्तों, ये क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। यानी कि ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए लगभग क्वालिफिकेशन सेम है। जैसे आप देखोगे दोनों को
35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है, प्रेसिडेंट को क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति होता है, उसके पास में क्या होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। बस मेजर डिफरेंस ये वाला है। समझ आया आपके? प्रेसिडेंट के में, राष्ट्रपति के में क्या है, लोकसभा। उपराष्ट्रपति के में क्या है, राज्यसभा। जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनको क्या है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति का पद है, उसकी रिक्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो देखो दोस्तों, या तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर वो क्या करे कि भाई मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता, वो क्या करे, अपना त्यागपत्र देते। और दोस्तों, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है अर्थात उपराष्ट्रपति होता है, वो त्यागपत्र किसको देता है, वो देता है प्रेसिडेंट को। और ऐसे ही जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। अब देखो इसके बारे में हमारे संविधान में कहाँ पर लिखी गई है बात ऐसी। तो देखो, जो हमारा आर्टिकल 56 की क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए है, वो हमें इस बात की जानकारी देती है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और वहीं पर जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। इस बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 67 के प्रोविजन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि इस उपराष्ट्रपति की रिक्ति किस प्रकार से हो सकती है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के द्वारा एक बहुमत से एक संकल्प पारित कर दिया जाए, जिस पर लोकसभा भी क्या हो जाए, सहमत हो जाए। तो इस प्रकार से भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि जो अब तक के हमारे उपराष्ट्रपति हुए हैं, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं, और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा है। तो देखो दोस्तों, ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। ऐसे ही एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। ये भी ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। तो 2 व्यक्ति, मोहम्मद हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। उसके बाद दोस्तों वीवी गिरी, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। और दोस्तों इन्हीं के साथ में आपको एक नाम और याद रखना है, ये जो आर वेंकट रमन है, इनका कार्यकाल 1984 से 1987 तक रहा। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं, कौन, वीवी गिरी और आर वेंकट रमन। इन दोनों का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति के लिए इनको चुन लिया गया था। कौन कौन, आर वेंकट रमन और वीवी गिरी। इन दोनों को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। उसके बाद बीडी जत्ती 1974 से 1979। नेक्स्ट एम हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, और इनका कार्यकाल 1979 से 1984 तक रहा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी जाना था कि ये जो एम हिदायतुल्ला थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होते हुए इन्होंने राष्ट्रपति के पद को भी संभाला था। कब संभाला था, क्यों संभाला था, उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आर वेंकट रमन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1987 से 1982 तक रहा है। नेक्स्ट के आर नारायण का कार्यकाल 1992 से 1997 और कृष्णकांत का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा है। और दोस्तों एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो कृष्णकांत थे, इनकी पद पर रहते हुए ही डेथ हो गई थी। यानी कि कृष्णकांत भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद अवधि के दौरान ही हो गई थी। जब इनका कार्यकाल चल रहा था उस समय पर इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा है। नेक्स्ट मोहम्मद हामिद अंसारी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा है। इसके बाद
जो 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने उनका नाम है जगदीप धनखड़। दोस्तों ये जो जगदीप धनखड़ हैं इनका कार्यकाल 2022 से शुरू होता है और अभी तक भी इनका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एम वेंकैया नायडू की जगह किसने ले ली थी 2022 में? जगदीप धनखड़ ने। इनका कार्यकाल 2022 से अभी तक भी चल रहा है। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो इनका क्रम है 14 नंबर का। अब देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताता हूँ कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति के पद तक ही सीमित रह गए। ये लोग राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुँचे। जैसे एम वेंकैया नायडू, ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति के पद तक ही सीमित रहे। उसके आगे जो भैरव सिंह शेखावत थे ये भी राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ऐसे ही हामिद अंसारी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाए। और जो बीडी जत्ती हैं ये भी ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए। साथ में जो एम हिदायतुल्लाह है ये भी उन्हीं में शामिल हैं। और एक नाम और है गोपाल स्वरूप पाठक, ये भी व्यक्ति ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति के पद तक ही सीमित रह गए। जबकि आप देखोगे जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी भी राष्ट्रपति बने, उसके बाद आर वेंकटरमन भी राष्ट्रपति बने, डॉक्टर शंकर दयाल भी राष्ट्रपति बने, के आर नारायण भी राष्ट्रपति बने और शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति बने, आर वेंकटरमन भी राष्ट्रपति बने, के आर नारायण भी राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ नाम हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जैसे कि उपराष्ट्रपति को शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर अगर राष्ट्रपति उस समय पर मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह पर अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और दोस्तों शपथ का प्रारूप हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कहाँ पर है? आर्टिकल 69 में। और प्रेसिडेंट के लिए प्रारूप कहाँ पर है? आर्टिकल 60 में। और अगर मैं कहूँ आपसे गवर्नर के लिए कहाँ पर है तो जल्दी से रिकॉल करो 159। ये सारे के सारे डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, बहुत अच्छे से एक एक आर्टिकल को बारीकी से जान चुके हैं। तो इस प्रकार अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछा जाएगा तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे। और दोस्तों जल्दी से बताओ भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें शपथ के बारे में बताया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुसूची 3। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर, यानी कि जैसा अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है उसी की तरह भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद माना जाता है। नेक्स्ट, आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है राष्ट्रपति के बाद में। जैसे हम राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति कहते हैं तो उसके बाद में हमारे उपराष्ट्रपति का नाम आता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 63 में। आर्टिकल नंबर 63 हमें इस बात की जानकारी देता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही आर्टिकल 52 हमें किस बात की जानकारी देता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपको याद करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और इस बात को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। इस बात की जानकारी हमें कहाँ पर प्राप्त होती है? 2 आर्टिकल है, कौन से? आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89। ये दोनों ही जानकारी हमें प्रदान करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उसके कर्तव्यों के निर्वहन का अधिकार हमारे उपराष्ट्रपति को ही होता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से छुट्टी पर हैं या फिर उनकी डेथ हो गई या फिर उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया, तो उस कंडीशन में जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनके कर्तव्यों को संभालते हैं। और ये भी कितने दिन तक संभाल सकते हैं? मैक्सिमम 6 मंथ तक, क्योंकि विद इन 6 मंथ क्या कराना पड़ेगा? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको इलेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा और 6 महीने तक के लिए कार्य कौन करेगा? हमारा उपराष्ट्रपति। और दोस्तों अगर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के इलेक्शन में कोई धांधली हुई, कोई शंका हुई, कोई डाउट हुआ कि हाँ भाई इसमें धांधली हुई है या नहीं हुई है, तो उस बारे में जो डिसीजन देगा वो हमारे देगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कैसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं
केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जैसा कि दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि ये केंद्र की मंत्रिपरिषद है। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है, ऐसे ही एक स्टेट के अंतर्गत भी मंत्रिपरिषद होती है। जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है, इसको आर्टिकल 74 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, और स्टेट के अंदर जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है उसको आर्टिकल 163 के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको दोनों के ही आर्टिकल्स के नाम याद रखने हैं। 74 के अंदर केंद्र की मंत्रिपरिषद और 163 के अंदर राज्य की मंत्रिपरिषद। अब दोस्तों ये जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, इसका कार्य होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, और इसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो समझ में आई ये बात। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है उसको आर्टिकल 74 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, और इसका जो प्रधान होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना इसलिए करी गई है कि ये क्या कर सके, प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह दे सके, ताकि राष्ट्रपति जी क्या कर सके, अपने कर्तव्यों का पालन, जो उनके कर्तव्य हैं उनका पालन मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकें। अब दोस्तों ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, इसकी संरचना में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जैसे पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। अब ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये हमारे भारत की प्रशासन की सर्वोच्च इकाई वाले मंत्री होते हैं। ये सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं, और इनके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा होम मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको देखा होगा, यानी कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो उस विभाग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। यही क्या करते हैं, जो सरकार हमारी पॉलिसी बनाती है, नीतियों का निर्धारण करती है, उनको लागू करते हैं, उनका संचालन करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए उप मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। ये जो राज्य मंत्री होते हैं, इनको क्या करा जाता है कि किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर 58 मंत्रालय हैं फिलहाल, और 93 क्या है, विभाग है। तो इनको किसी भी विभाग का स्वतंत्र क्या दे दिया जाता है, प्रभार दे दिया जाता है। वही ये जो उपमंत्री होते हैं, ये उपमंत्री कैबिनेट मंत्री की भी सहायता करते हैं, और राज्य का जो राज्य मंत्री होता है उनकी भी ये सहायता करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि जो उपमंत्री होते हैं ये क्या करते हैं, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें भाग नहीं लेते। किसकी, मंत्रिमंडल की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जिसको हमने बताया कि आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। किस तरीके से कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, और इसका जो प्रधान होगा वो कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। अब दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। किसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की। और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, यानी कि अदर मिनिस्टर की जो नियुक्ति होगी, वो किसकी एडवाइज पर होगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन करेगा कौन, करेंगे हमारे राष्ट्रपति ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और इस बात की जानकारी हमें कौन से आर्टिकल से प्राप्त होती है, तो इस बारे में बताता है आर्टिकल 75 की क्लॉज 1। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनका आकार कितना होना चाहिए। तो देखो, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना है इसमें पीएम सहित ये बात बताई गई है, यानी कि प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री भी होंगे उनकी जो संख्या है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जो 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ वर्ष 2003 में, उसके माध्यम से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की जो संख्या होगी, उनका आकार होगा, वो 15% से अधिक नहीं होगा। किसकी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का। यानी कि ये जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है, इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ऐसी व्यवस्था कब करी गई, 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम हुआ वर्ष 2003 में।
ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य दोस्तों होता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का। नेक्स्ट, ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और इसको बताया गया है आर्टिकल 75 की क्लॉज 3 के अंतर्गत। तो आपको कभी कभी आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो इनकी बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट, केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी है? तो देखो, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर जो केंद्र में मंत्रालय थे उनकी संख्या 18 थी। लेकिन दोस्तों जो वर्तमान है यानी कि एट प्रेजेंट इस समय पर हमारे यहाँ पर जो मंत्रालयों की संख्या हो चुकी है वो हो चुके हैं 58, और साथ में 93 विभाग हो चुके हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें आपको याद रखनी है। 52 नहीं है, और भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है कौन? हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बन सकता है। कितने दिनों तक? 6 माह तक। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति वो लोकसभा का सदस्य नहीं है और ना ही वो क्या है राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है? मंत्री बन सकता है। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री बन सकता है? 6 माह से ज़्यादा तक मंत्री नहीं बन सकता। यानी कि वो उस पद पर कितने दिनों तक बना रह सकता है? 6 माह तक। अगर वो 6 माह से ज़्यादा उस पद पर बना रहना चाहता है तो उसको या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का, यानी कि संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य बनेगा, तभी वह क्या करेगा? 6 महीने से ज़्यादा उस पद पर बना रहेगा। और यहीं पर अगर वो व्यक्ति 6 महीने के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना तो इसको इस पद से क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, सपोज करो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, और उसको क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। ऐसे में वो उस विभाग का कितने दिनों तक बन सकता है मंत्री? 6 माह तक। ये तो हमने डिस्कस कर दिया। अब जब वो भाई व्यक्ति 6 माह से अगर ज़्यादा बनना है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। सपोज करो गवर्नमेंट ने उसको पहले क्या बनाया था? फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। अब 6 महीने के बाद जब उसको पता है कि भाई हटना है तो हम उसको क्या बना दे? लॉ मिनिस्टर बना दे, विधि मंत्री बना दे। तो क्या ऐसे में वो 6 महीने तो ये होल्ड कर ली उसने पोस्ट, क्या 6 महीने और इसको भी होल्ड कर सकता है? तो देखो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति एक बार मंत्री बना दिया गया तो वो 6 माह तक ही मंत्री बन सकता है। अगर 6 माह से ज़्यादा रहेगा तो उसको अवश्य ही लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। उसको ये नहीं कि पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री दी थी उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री हम दे देंगे और 6 महीने तक फिर सर्वाइव करने देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहा था जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। एक केस आया था AR बनाम पंजाब राज्य वर्ष 2001 में। AR चौहान का केस था, AR चौहान वर्सेस पंजाब राज्य का। इस मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और एक बार मंत्री नियुक्त हो चुका है तो उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहां पर? आर्टिकल 352 की क्लॉज 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट, आर्टिकल 74 की क्लॉज 1। दोस्तों इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट, जो इसका आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 2 है वो हमें बताता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। कि मंत्रियों को राष्ट्रपति ने कोई सलाह दी है उसको न्यायालय में इसकी जांच नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आर्टिकल 75 की क्लॉज 1 है, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो अन्य मंत्री हैं, अदर मिनिस्टर हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, करते हमारे राष्ट्रपति हैं। इसको आर्टिकल 75 की क्लॉज 1 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 75 की क्लॉज 1
ए के अंतर्गत ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अब यहां से देखो दो बातें याद रखनी है, एक तो क्या, लोकसभा के कुल सदस्य, नेक्स्ट 15% से अधिक नहीं, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। और तीसरी, इसको कब जोड़ा गया, 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब, वर्ष 2003 में। पहले ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं थी। नेक्स्ट, आर्टिकल 75 की क्लॉज 2, जिसमें बताया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मंत्री को अगर उसके पद से हटाना है तो कौन हटा सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। जब राष्ट्रपति को लगेगा कि भाई ये व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको उसके पद से हटा सकते हैं, क्योंकि ये मंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार ही। और राष्ट्रपति जी को ऐसा कब महसूस होगा, जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएगी, अर्थात मंत्रिपरिषद बताएगी, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 75 की क्लॉज 3, इसमें बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 75 की क्लॉज 3। नेक्स्ट, आर्टिकल 75 की क्लॉज 4, जिसमें बताया गया कि मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। और दोस्तों ये शपथ किसके आधार पर दिलाई जाएगी, तो जल्दी से याद करो, अनुसूची 3। अनुसूची 3 में बहुत सारे क्या दिए हैं, ड्राफ्ट्स दिए हैं कि किसी भी मंत्री को, किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से शपथ दिलाई जाएगी, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, अनुसूची 3 में। और दोस्तों जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको किसके हिसाब से शपथ दिलाई जाती है, आर्टिकल 60, और वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69, और जो गवर्नर है 159। नेक्स्ट, आर्टिकल 78, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपते हैं किसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को क्या कहते हैं, तो कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल कहते हैं। और दोस्तों जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो हमारी भारत के प्रशासन चलाए जाने की सर्वोच्च इकाई के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ किसके नाम से होती हैं, तो वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज बोर्ड, इसके पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके, लोकसभा के। और दोस्तों जल्दी से रिकॉल करो, आर्टिकल क्या था, 75 की क्लॉज 3। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 50। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमने क्या बनाया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, यानी कि जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे, फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। नेक्स्ट दोस्तों आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं। इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। और इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई, सदस्यों की संख्या 7 थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK शनमुगम चेट्टी थे। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। और दोस्तों ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, किसके खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ। इसमें क्या होती है कि जो सत्ता होती है उसको अपना विश्वास साबित करना होता है कि हमारे पास में इतने सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि एक बहुमत साबित करना होता है इसमें। इसको लेकर कौन आता है, अपोजिशन लेकर आता है। नेक्स्ट, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज श्वेत पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की क्लॉज 1 की सब क्लॉज A जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ वर्ष 2003 में। और इसमें बताया गया कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक क्या नहीं होंगे, मंत्री नहीं हो सकते, किसकी, लोकसभा की।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है। ऐसा कर दिया गया किससे? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यानी कि अगर कैबिनेट कोई सलाह देता है तो उसको राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी वो सलाह, और ऐसा बाध्यकारी कर दिया गया, उनको बाउंड कर दिया गया किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि वर्ष 1976 में हुआ था। लेकिन दोस्तों ठीक 2 वर्ष बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए एक बार भेजने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि कब की गई? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1978 में। इसमें बताया कि अगर कैबिनेट प्रेसिडेंट को कोई सलाह देते हैं, 1976 में क्या था कि ये प्रेसिडेंट क्या थे? बाउंड थे। लेकिन 1978 में एक अमेंडमेंट लेकर आया गया कि प्रेसिडेंट क्या कह सकते हैं? कैबिनेट को ये कह सकते हैं कि भाई आप इस बिल पर क्या करिए? पुनर्विचार करिए। तो पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति कब प्रदान करी गई राष्ट्रपति जी को? 1978 में। किसके माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब यदि कैबिनेट को लगा कि भाई हाँ ये बिल ठीक है, तो इन्होंने दोबारा से इनको सलाह दी। किसको? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट महोदय क्या है? बाध्य हैं दोबारा से। अब दोबारा से इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते ये, ठीक, केवल एक ही बार भेजने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं वरीयता क्रम का, यानी कि सीक्वेंस वाइज कौन व्यक्ति सबसे ऊपर आता है और कौन व्यक्ति सबसे नीचे आता है। इस तरीके से देखो, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति और तीसरे प्रधानमंत्री। यानी कि अगर कहीं पर स्वागत किया जा रहा है और वहाँ पर राष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इन तीनों में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? वो दी जाएगी राष्ट्रपति को, उनके बाद उपराष्ट्रपति को, उनके बाद हमारे प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट 4th नंबर पर राज्यों के राज्यपाल, 5th भूतपूर्व राष्ट्रपति, 6ठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। और उसके बाद ये सीक्वेंस देखो, सारे के सारे आपको एक बार हल्का सा माइंड में रिकॉल कर लेना है। जैसे केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। इनको क्या है? 7th नंबर पर रखा गया है। वहीं पर 7th क्या में एक और जोड़ दिया, जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। नेक्स्ट, भारत स्थित विदेशों के असाधारण और पूर्ण अधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्च आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री, इनको 8वें नंबर पर रखा गया। और 9th नंबर पर रखा गया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, तो आपसे कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं, इनको किससे पर रखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। ठीक है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कहाँ पर रखा गया? लोकसभा अध्यक्ष के साथ में। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं 9A, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के, और कैग जिसको हमने आर्टिकल 148 के अंतर्गत डिस्कस किया था, इनको यूपीएससी के साथ में रखा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको भी 9K के अंतर्गत रखा गया। 10वें नंबर पर हमने रखा है राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य और राज्यों के उप मुख्यमंत्री व केंद्र के राज्य मंत्री। ये सारे 10वीं सूची में आएंगे। 11वीं सूची में भारत के महान्यायवादी, जिनको हमने आर्टिकल 76 के अंतर्गत डिस्कस किया है। फिर कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल। उसके बाद 12वें नंबर पर आएंगे जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। ठीक, तो इस प्रकार से हल्का सा सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ध्यानपूर्वक इनको याद रख सके। देखो सीक्वेंस केवल ये तो याद रखना ही है, उसके बाद याद रखना है आपको जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनको मुख्य न्यायाधीश से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उनके नीचे कौन आते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद जो भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है वो कौन है? भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में रखा गया है। उनको भी बाद में अपॉर्चुनिटी दी गई है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद। नेक्स्ट दोस्तों, वरीयता क्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पद अधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। देखो राजनीतिक समारोह के अवसर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति 3 व्यक्ति चलकर आ रहे हैं तो उसमें से आप सर्वप्रथम किसको सम्मान देंगे? उस हिसाब से ये क्या करा गया है? वरीयता क्रम डिजाइन किया गया है। सबसे पहले 26 जुलाई 1979 को
इस वरीयता क्रम की सूची को तैयार करा गया था, यानी कि इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। कब? 26 जुलाई 1979। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। तो देखो, ये इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि हम सभी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आपको इन बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके बता चुका हूँ कि भाई कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो देखो, इस लेक्चर को हम यहीं पर पॉज करते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।